ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। अभी हम एनसीईआरटी का सीरीज एनसीईआरटी ऑपरेशन के नाम से हमने दूसरा लेक्चर कर लिया था। आज हम अभी तीसरा लेक्चर इसका करने वाले हैं, एनसीईआरटी ऑपरेशन नंबर 3। इसमें जैसा कि पिछले सीरीज में हमने लगभग रेस्पिरेशन प्रोसेस को आधा अधूरा तक छोड़ दिया था, पर अभी हम रेस्पिरेशन जहाँ तक खत्म कर दिया था उसके बाद में जो भी अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस आज हम खत्म करते हैं। फिर इसके बाद जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना हम कोशिश करने कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस एनसीईआरटी के सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए अपना बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम खत्म कर पाएं। तो देखिएगा ध्यान से, वहाँ पे हम रेस्पिरेशन की कुछ बात कर रहे थे, तो वहीं से हम अपना लेक्चर फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमने, आपको याद हो तो ये वाला डायग्राम हमने पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। इसका एक एक लाइन हमने देख लिया था यार, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वो सारी चीज़ें अपनी हो गई थी। एक बार हम फिर आपको अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। इसके बाद हम इसका आगे का सीरीज जो है कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए जी, हम थोड़ा पेज को करते हैं पहले की तरफ फिर से बार बार जूम, जैसा कि हम जुम्मा जुम्मा करते रहते हैं हर एक अपने लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में थोड़ा कम जुम्मा जुम्मा कर करके जल्दी से हम इस सीरीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, चलिए शुरू कर देते हैं यहीं से। ये जो डायग्राम है, देखिए ग्लूकोज है, यहाँ पे पायरुवेट एसिड है, ठीक है क्या। ग्लूकोज है भैया, पायरुवेट एसिड है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में इथेनॉल CO2 एनर्जी बन रहा था। और मसल में जैसे हम बोल रहे थे कि अगर हम दौड़ते रहते हैं तो सांस कम मिलती है, तो हमारे मसल के अंदर में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होने लगती है। तो ये वाला, ये जो रिएक्शन है ये वो वाला हो गया, ठीक। चलिए, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल जाती है, ठीक है क्या। तो ये सारा चीज तो हमने देख लिया था भाई। इसमें चलिए ये वाला भी लाइन हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन और एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ये बात तो हमने कर लिया था पहले ही वाले लेक्चर में कि जो भी मल्टीसेलुलर में एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, ठीक है क्या। चलिए जी, इसके आगे हम लाइन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड इन आउट इनटू द एयर द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, और क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट की, पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। कोई और पेज खुल गया। हाँ, ना ना ना, ये वही पेज है, ठीक। चलिए भाई, हमें लगा कोई और पेज खुल गया है। हाँ, चलिए जी, तो यहाँ पे ये चीज आप देख लिए कि ये सब चीज किस पे, एक बेसिस पे है, डिमांड पे, ठीक। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। ये सही बात है, अगर O2 का इंटेक नहीं होगा तो क्या होगा, CO2 वाला एक्टिविटी चालू हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द डे CO2 इज जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सही बात है, अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में देखेंगे तो यहाँ से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे CO2 इज जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये सही बात है, इसीलिए तो बोले हैं जो फोटोसिंथेसिस में जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया है वो कहाँ से आता है, तो वही इन्वायरमेंट से आता है। तो इन्वायरमेंट से कैसे, तो यहीं से रेस्पिरेशन से। ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा। उसके बाद क्या है भाई, देखिए ध्यान से, एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, इनके पास तो एक मैकेनिज्म है अपना O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का। बट जो एक्वेटिक एनिमल है, जैसे मछली ये सांस कैसे लेती है, तो जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना मुन्ना, वहां से मछली क्या करती है, ऑक्सीजन अपना ले लेती है, ठीक है। जैसे अर्थवार्म हो गया, तो केचुआ, केचुआ जानते हैं ना, अर्थवार्म, अर्थवार्म कैसे लेता है, तो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से, मतलब मॉइस्ट स्किन से, ठीक है ना। ऐसे ही इंसेक्ट, इंसेक्ट के बॉडी के सरफेस पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं।
इसको बोलते हैं स्पायरिकल, क्या बोलते हैं, SPIRACLES, ठीक। स्पायरिकल, उस स्पायरिकल से थ्रू ये जो इंसेक्ट होते हैं अपना O2 और CO2 का एक्सचेंज कर लेते हैं। बट हमें क्या पढ़ना, ह्यूमन बींग ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे करते हैं, मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको इस वाले चैप्टर में ब्रीफली देखना है, ठीक है। तो चलो भाई, ये जो फिश है ये तो, ये वाला यहाँ पे कुछ एक्वेरियम का दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम साथी के साथ यार देखते चलते हैं अपना, ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो ब्रीदिंग रेट है टेरेस्ट्रियल एनिमल का ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपेरिजन में। जैसे फिश टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स व्हेन द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड। तो आप सबको पता है, बचपन क्लासेस में पढ़े हैं, मछली अपना जो O2 और CO2 का एक्सचेंज इसके थ्रू करती है, तो गिल्स के थ्रू करती है, तो ये बात समझ में आता है। इसके बाद क्या लिखा है भाई, क्रिस्टल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन यूज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल, ये मैं आपको बता दिया। इसके बाद चलिए यहाँ पे हम सीधे इस वाले डायग्राम पे आते हैं, और इस वाले डायग्राम से ही यार हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा रायता फैला करके हमेशा की तरह इसमें से हम मलाई निकालना है। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, डायग्राम तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, बड़े 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 बड़े, चलिए ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ से हम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है क्या। चलिए, चलिए भाई, देखिए जो अपना ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, तो ब्रीदिंग यहीं पर खत्म हो जाता है कि ब्रीदिंग का मतलब अगर आप सिंपली देखें तो ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ये जो इनहेल और एक्सहेल करने के लिए कुछ बॉडी में पार्ट बने हैं, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है। इस पूरे की पूरी सिस्टम को क्या बोलते हैं भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आएगा, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप है, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, एडवांस ऑर्गेनिज्म है। ये बात समझ में आती है क्या आपको, हाँ। अगर इतनी बात समझ में आती है तो इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके आगे कैसे जाएंगे, देखिए जो अपना ब्रीदिंग का पैटर्न है, हम ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, जैसे हमने खाना खाया ना, ऐसे ही हवा जाने का अपना एक पाथवे हमारी बॉडी के अंदर में, उस पाथवे को हम कोशिश करते हैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है क्या। तो चलिए जी, हम सांस कैसे लेते हैं ये आपको सबको पता है, नाक से लेते हैं, तो वहीं से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहले है बॉडी के अंदर में नेजल पैसेज, ये जो सांस है कहाँ पे जाता है अपना, ये जो फेरिंग्स, हमने बोला था फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो अपना एयर यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद जो अपना एयर है, इसके बाद भाई जो अपना एयर है फेरिंग्स के होते हुए कहाँ पे जाएगा, लेरिंग्स के पास, कहाँ पे, लेरिंग्स के पास। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, नेजल पैसेज से फेरिंग्स पे पहुंच जाएगा। और ये जो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए कॉमन पैसेज है, ये जो है कॉमन पैसेज होता है ना, ये क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फॉर फूड, मतलब खाने के लिए और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज है अपना फेरिंग्स। तो यहाँ पे चला जाएगा, इस फेरिंग्स के अंदर में हम O2 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपना O2 है कहाँ पे चला गया, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं भैया, वॉइस बॉक्स, बचपन की क्लास में पढ़े हो, ये जो लैरिंग्स है, ठीक है, ये वॉइस बॉक्स है। फिर यहाँ से ये जो है ये अपना आ गया है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ट्रेकिया के बारे में चलिए यहीं पे हम कुछ कुछ लिखते चलते हैं ताकि आपको बाद में ज्यादा दिक्कत ना हो। ट्रेकिया जो होता है, इसमें एनसीईआरटी में बोलता है कि ये जो ट्रेकिया है, इनकम्प्लीट, क्या है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ। अच्छा, इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए जो अपना ट्रेकिया है ना, ये पूरा सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग का नहीं बना होता, बस ये आगे से सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ है, पीछे से प्लेन होता है, ठीक है। ये इनकम, अच्छा इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग से क्या फायदा हो गया, तो एक कोलैप्सिंग से बचाता है, किससे, कोलैप्सिंग से। अगर मान लीजिए नहीं रहेगा ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, तो कभी कभी ये जो ट्रेकिया की जो दोनों दीवार है ना, आगे की पीछे की, आपस में चिपक जाएंगी, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, के सीधे ऊपर चले जाएंगे, ठीक। उस सारी चीज समस्या से हम बचे रहें, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर में जो ट्रेकिया के पास इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग की बनी हुई है, ठीक है क्या।
चलिए भाई, इसके आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो ट्रेकिया है। यहाँ पे देखिए रिंग ऑफ कार्टिलेज है। फिर इसके बाद जो हमारा हवा है, जो ऑक्सीजन है, ये लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में किसके थ्रू एक्सचेंज होता है? तो एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ और देख रहे होंगे, जैसे देखिए ट्रेकिया जो है यहाँ पे आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। जैसे जो ट्रेकिया है डिवाइड हो गए ना, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे चल के फिर डिवीजन होता है ब्रोंकियोल का। फिर उसके बाद आ जाता है ये अपना एल्वियोलाई, जिसको एल्वियोलर सैक बोल रहे हैं। इसी एल्वियोलर सैक जो होता है, जो आप अंगूर के गुच्छे जैसा देख रहे हैं, ये एल्वियोलाई है। इसी इसी की सरफेस के थ्रू अपना जो एक्सचेंज ऑफ फोटो एंड CO2 होता है, ये हो जाता है। समझ में आया? तो है पूरा है अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है क्या। और यहाँ पे डायफ्राम जो है, का भी आप यूज पढ़ेंगे आगे की क्लास में, ठीक। तो चलिए अब हम अच्छे से यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी में टोटल लाइन रखा है, हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। इससे हमको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इन ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया which is in contact with oxygen rich atmosphere. Yes, हम सब पढ़ लिए एल्वियोलाई के थ्रू। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, मतलब सरफेस के भी थ्रू जाता है, जैसा हमने आपको केचुए वाला बताया। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ये जो सरफेस होता है केचुए का, बहुत पतला होता है, ये आप जान ही रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, so have to be passage that will एयर टू दिस एरिया, ठीक है ना। जैसे एल्वेलाई हमारी बॉडी के तो एक केज में रखा हुआ है, जो यहाँ पे है अपना रिब केज है। केज का मतलब पिंजड़ा, तो इस पिंजड़े के अंदर में रखा हुआ है, क्योंकि ये जो एल्वेलाई की सरफेस है बहुत ज्यादा स्मूथ है, ठीक है ना। जो हमारा लंग्स है ना, एकदम गुब्बारे की तरह है। अगर इसमें थोड़ी सी पिंचिंग हो गई तो गुब्बारा जैसे फूटता है, तो लंग भी फट जाएगा। इसीलिए इसको एक केज के अंदर में रखना बहुत जरूरी है, ठीक। इसके बाद क्या है, इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट द एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। इसके साथ ही साथ जो हमने डायाफ्राम बताया है, ये डायाफ्राम हेल्प करता है एयर को इन एंड आउट होने में। और बाकी जो हमारे रिब्स पे मसल लगी हुई है ना, ये मसल्स भी हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम सांस को लेते हैं, तो देखिए जो हमारी सीना है, जो हमारा ये जो रिब केज है, ये आउटवर्ड चला जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो डायाफ्राम है, ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब फ्लैट हो जाएगा और जब ये आगे चला जाएगा, ये जो डायाफ्राम है फ्लैट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ की जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा, तो सांस अंदर आ जाएगा, ठीक है क्या। और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऐसे डोम शेप का होता है, तो डोम शेप में हो जाएगा और रिब अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो उससे सांस बाहर चली जाएगी, क्यों? क्योंकि जो गुब्बारा है दब जाएगा, जो लंग्स है दब जाएगा, ठीक। तो ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए, इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। द एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर एंड लाइन द पैसेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो हमारे नाक में जो हेयर्स हैं, इनका काम क्या है? तो ये जो हेयर हैं, इनका काम है डस्ट पार्टिकल को छान के रख देना, ठीक है ना। बॉडी के अंदर में डस्ट पार्टिकल, हमारे लंग्स के अंदर में डस्ट पार्टिकल ना जाए, तो इससे ये बचाता है। ये जो हमारे नोज के अंदर में फाइन हेयर लगे हुए होते हैं। द पैसेज इज आल्सो लाइंड बाय द म्यूकस विच हेल्प इन द प्रोसेस। म्यूकस भी क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगा। फ्रॉम देयर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग। इसके बाद थ्रोट से लंग्स में हमारे एयर चला जाएगा। रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, ये सब हम बता चुके हैं आपको। दिस इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये हम बता दिए ना, डज नॉट कोलैप्स, तो ये वही है, ठीक। चलिए जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपने पास विद इन द लंग, लंग्स के अंदर में द पैसेज डिवाइडेड इन स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूबुल विथ फाइनली टर्मिनेट बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर किसको बोल रहा है? एल्वुलाई को बोल रहा है, ठीक है ना। एल्वुलाई का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसकी वजह से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। वॉल ऑफ एल्वुलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। और जो एल्वुलाई है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होने से क्या फायदा हो जाएगा भाई? ब्लड वेसल्स ज्यादा रहेगा, तो O2 और CO2 का एक्सचेंज आराम से और जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर व्हेन वी ब्रीथ इन, वी लिफ्ट आवर रिब एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। ये हमने क्या बता दिया, ये हमने, चलिए फिर एक बार हम इस चीज को आपको बताते हैं। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, जब हम सांस लेते हैं, तो जो हमारा रिब केज है आउटवर्ड चला जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये डायाफ्राम है ना, ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो जब देखिए रिब केज बाहर और डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो स्पेस है बढ़ गया ना। जब ये गुब्बारा बढ़ जाएगा, ये जो स्पेस अपना बढ़ जाएगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा एयर ले पाएंगे। और जैसे हम एयर को एक्सेल करेंगे, तो देखिए जो रिब केज है बैकवर्ड चला जाएगा,
और जो डायाफ्राम है अपने डोम शेप में आ जाएगा, ठीक। तो जो सांस है, ये जो स्पेस है ना, एक कम पड़ जाएगा, तो सारा का सारा सांस बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी, तो CO2 बाहर चला जाएगा, ठीक। तो यही प्रोसेस होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, ठीक है ना। तो चलिए जी, यही सारा कुछ आप यहाँ पे देख रहे थे। चलो भाई, उसके बाद हम यहाँ पे फिर यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक। बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज सक्ड इन द लंग एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, ये सब हो गया। तो ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द रेस्ट, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से लेकर के वो लंग्स के एल्वियोलाई में चला जाएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो हमारे नाक के रास्ते बाहर, और जो O2 है अंदर जा रहा है, वही सब चीज लिखा हुआ है। फॉर द रिलीज इनटू एल्वियोलाई एंड ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक इज टेकन बाय द ब्लड, तो ये सब कुछ जो हमने आपको वही समझाया, ये वही है। यहाँ पे देखिए, द लंग ऑलवेज कंटेन है कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, of air so that there is insufficient time for oxygen to be absorbed and the carbon dioxide to be released। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे सांस छोड़े तो लंग्स के पूरा का पूरा हवा बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट जो होता है, ये हमारे ये जो कैविटी है ना, इसमें एयर स्टक रहता है, पड़ा हुआ रहता है, ठीक। इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना। ताकि ऐसा थोड़ी है कि हम सांस ले रहे हैं तो तुरंत पहुंच जा रहा है, ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये मेंटेन कर लेता है, समझ रहे हैं ना। चलिए जी, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्जर तो डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑर्गन ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हम पहले ही बता दिए, बॉडी साइज बड़ा बड़ा होता है, पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। इंस्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन, देखिए बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है O2 और CO2 को कैरी करने के लिए, वो है हेमोग्लोबिन, क्या है भाई, हेमोग्लोबिन, यही सारे गैसेस को कैरी कर रहा है, O2 और CO2 को, ठीक है। एंड कैरी टू टिश्यू एंड डिफिशिएंट इन द ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग, तो ये सब कुछ लिखा है। जो हमारे हेमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, हमारे तो RBC में, रेड ब्लड सेल के अंदर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम करता है, ठीक। तो चलिए जी, यहाँ तक अपना पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम देखिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में जाने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम कवर कर लेते हैं। तो ये एल्वोलाई के सरफेस पे कुछ लिखा हुआ है, इसका इसका जो है एरिया बहुत बड़ा होता है एल्वोलाई का। उसके बाद डिफ्यूजन से भी हम अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सक थोड़ा बहुत करते हैं, पर बॉडी साइज बड़ा हुआ तो नहीं हो पाएगा डिफ्यूजन से बॉडी का रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस ओवर द एक्वेटिक एनिमल डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर अ रेस्पिरेशन, तो ये तो आप समझ ही गए, मैं वही बता दिया। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस, तो ये चार्ट आप बना देंगे। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन, ये भी आप बता देंगे, तो कैसे हीमोग्लोबिन से, हम बता दिए। हाउ आर द लंग डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आप बना देंगे। तो ये सब क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। देखिए अगर आप हमारे साथ के साथ चलते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि एनसीईआरटी का कोई सा भी ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो कि आप कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आए, ठीक है ना। चलिए जी, ट्रांसपोर्टेशन में अब हम घुस चुके हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन को भी यहीं लगे हाथों क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए ह्यूमन बींग के अंदर में किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है ब्लड, ठीक। उसी चीज को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ब्लड के बारे में, ब्लड सबसे अच्छा माध्यम है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी के बाहर करने का, ठीक है ना, तब ट्रांसपोर्ट करने का। इफ यू लर्न अबाउट द ब्लड बेइंग इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देखिए तो यहाँ पे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ब्लड को हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। चलिए इसको भी हम पहले की तरह आपको लिख के थोड़ा बता देते हैं। देखिए ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मा, ठीक, और दूसरा जो होता है ये होता है सेल्स या फिर कॉर्पसल्स। इस सेल्स के अंदर में तीन आते हैं, कौन कौन से भाई, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो देखिए ये जो प्लेटलेट होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। ब्लड को क्लॉट मतलब खून का थक्का बनाता है। WBC जो है ये इन्फेक्शन से बचाता है, कीटाणु आएंगे ना तो उनको मारने का काम यही करता है। RBC की क्या काम है, इसके अंदर में हेमोग्लोबिन होता है, तो ये गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, गैस को ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है सारा इधर से उधर, उधर से उधर, ऊपर से नीचे तक चलता ही रहता है, ठीक। तो ये वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये चीज हो गया। तो देखिए, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो इसमें डिजोल्व होता है। तो वाटर के साथ साथ ये भी सब होता है प्लाज्मा के अंदर में। इसके बाद देखिए, मेनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट, बाकी ये सब चीजें होती है, ये सब अपने मन से थोड़ा देखे। प्लेस इन दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज, ठीक। तो देखिए भैया, तो हमें क्या पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर में जो ब्लड है ना भैया, जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर में, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक। तो दुनिया जाए भाड़ में, कैसे क्या हो रहा है, हमको तो क्या देखना है, हमको तो देखना है कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर में हमारे कैसे होता है। तो नेचर ने हमारे अंदर में कौन सा मशीन लगाया है, ठीक है। उस मशीन का क्या नाम है, हार्ट। जैसे मान लीजिए, अगर पानी खेत में, अगर आप गए हो तो खेत में पानी चलाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पंपिंग सेट। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर का जो पंपिंग सेट है, वो कौन है, हार्ट। तो हार्ट हमारी बॉडी का क्या है भाई, पंपिंग सेट। क्या है, पंपिंग सेट, ठीक। तो हार्ट के बारे में आइए देखते, ठीक। हार्ट के बारे में देखना बहुत आसान है, यहाँ से हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जल्दी समझा ले जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, पहले यहाँ पे पहले देखिए, जो हार्ट होता है, पहले तो जो अपना ह्यूमन का हार्ट है, ये कितने चेम्बर का होता है, चलिए आपको समझाना है, थोड़ा हम बड़ा हो जाए तभी हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे। तो जो अपना ह्यूमन का हार्ट है भैया, ये कितने चेम्बर का है, तो 4 चेम्बर का है। तो किस साइड में बॉडी के अंदर में होता है, तो बॉडी के हमारे लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में क्यों कहते हैं, तो इसका शेप क्या होता है, तो देखिए, जो हार्ट है हमारे कुछ ऐसा है, क्लेंच फिस्ट की तरह, मतलब बंधी हुई मुट्ठी की तरह। और ये जो होता है, इसका नीचे का जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं भैया, एपेक्स पार्ट। ये जो एपेक्स पार्ट होता है ऐसा होता है, मतलब यही जो एपेक्स पार्ट होता है हल्का सा लेफ्ट साइड की तरह टिल्टेड होता है, इसीलिए बोलते हैं हार्ट इज सिचुएटेड लेफ्ट साइड, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब हमारी हार्ट के अंदर में 4 चेम्बर हो गए, ठीक। तो 4 चेम्बर हो गए। तो ऊपर के 2 जो चेम्बर होते हैं, इनको बोलते हैं आर्टरिया, और नीचे के 2 चेम्बर जो होते हैं, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है क्या। तो आर्टरिया और वेंट्रिकल बोल देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम इसी फिगर के थ्रू हम सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ठीक है। ये जो अपर बॉडी से जो वेना केवा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं भैया सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, हमारी बॉडी के जो ऊपर वाले पार्ट है, इससे ब्लड कहाँ पे आता है, राइट आर्टरियम में। देखिए, ये जो हमारे हार्ट है, ये जो हार्ट है, इसका ये जो है राइट साइड है, ये जो है लेफ्ट साइड है, ठीक। तो ये है राइट आर्टरिया, ये है लेफ्ट आर्टरिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आएगा। चलिए, एक बार हम हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। ये जो है अपना राइट आर्टरिया है, ठीक। ये है लेफ्ट आर्टरिया। वैसे ही ये राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। चलो भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो बॉडी के जो अपर पार्ट से जो ब्लड आता है, वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। और ये जो एक वेना केवा और लिखा हुआ है ना, वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट, तो ये जो है इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब नीचे। तो इन्फीरियर नीचे के बॉडी पार्ट से यहाँ पे ब्लड आता है, इसको बोल दिया इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है क्या। तो जो सारा का सारा जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से और नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है, पहले कहाँ पे जाएगा, तो राइट आर्टरिया में जाएगा। राइट आर्टरिया से ये जो ब्लड है, तो देखिए, हम हाइलाइटर यूज करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा छोटे हो जाते हैं, ठीक। देखिए, जो सारा का सारा ब्लड है अपना, देखो यहाँ पे राइट आर्टरिया से यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। इसके बाद ये जो अपना राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ पे लगा हुआ होता है वाल्व, ठीक है। क्या लगा हुआ था, वाल्व, ठीक। इस वाल्व को बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, समझ में आएगा। राइट साइड में कौन सी वाल्व होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड में कौन सी वाल्व होती है, बाइकस्पिड वाल्व। कौन सी, बाइकस्पिड वाल्व। इसी को बोलते हैं हम मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, राइट साइड में जो वाल्व है ट्राइकस्पिड, जो लेफ्ट साइड में वाल्व है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। तो देखिए, नीचे बॉडी पार्ट से ऊपर बॉडी पार्ट से सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम आके इकट्ठा हुआ था। फिर राइट एट्रियम अपने आप को ऐसे दबा दिया, ठीक है। क्या किया, दबा दिया, मतलब कंट्रैक्ट हुआ। मतलब कंट्रैक्ट को बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में सिस्टोल। क्या बोला, सिस्टोल मतलब दब जाना। ऐसे दबेगा तो सारा ब्लड देखिए कुछ मतलब नीचे आ जाएगा, ठीक? और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है खुल जाएगा।
और सारा ब्लड नीचे आ जाएगा, तो नीचे कहाँ पे ब्लड आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इस वाले चेम्बर में आ जाएगा। इस वाले चेम्बर का क्या नाम है, तो इस वाले चेम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल। ठीक, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब क्या होता है, अब हम जो बताएं इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये जाता है ऐसे 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 लंग्स के पास, यहाँ पे होता है अपना लंग्स। ठीक, तो मान लीजिए लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स के पास जिसके थ्रू जाता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, देखिए अभी आप पढ़े होंगे आर्टरी जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, O2 को कैरी करता है, लेकिन देखिए जो हमारी बॉडी में ऊपर से ब्लड आ रहा है और जो नीचे से ब्लड आ रहा है ये तो सब डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब ये तो सब कार्बन डाइऑक्साइड भरे हुए ब्लड है। तो यहाँ पर देखिए CO2 भरा ब्लड, यहाँ पे CO2 भरा ब्लड, तो इस पाइप में भी, इस नलकिया में भी CO2 भरा ब्लड आएगा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है मुन्ना, पल्मोनरी आर्टरी है, ये है DO2, मतलब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक, इसके बाद लंग में क्या हो जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आपका बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से ये ये जो है ब्लड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, मतलब इस वाली पाइप जो हमने पाइप बनाया ना, इस पाइप से आ जाएगा। तो इस पाइप का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, पल्मोनरी वेन। क्या लिखा है मुन्ना, तो देखो ध्यान से, पल्मोनरी वेन लिखा है। तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करता है, तो पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आप हर जगह पे देखे थे कि जो वेन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करता है, ठीक है ना, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, आप ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए ये सारा, ये जो पल्मोनरी वेन ब्लड कहाँ पे लेके आएगा, तो यहाँ पे लेकर आएगा, तो यहाँ पे कहाँ, इस लेफ्ट आर्ट्रियम में, कहाँ मुन्ना, तो इस लेफ्ट आर्ट्रियम में, समझ में आया क्या, तो इस लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड, अब जो है अपना लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही ब्लड आ गया, फिर यहाँ पे, फिर ये जो बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व लगा है ना, फिर ये पिचकेगा, ऐसे पिचकेगा, ठीक, ये भी ओपन हो जाएगा। फिर ये जो अपना लेफ्ट आर्टरी में फिर पिचकेगा, जब पिचकेगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिर पिचकेगा, तो ये जो है आओटा, ये जो है आओटा, मतलब इसी के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा था अपना हार्ट का फंक्शन। इसी तरीके से हार्ट ब्लड की पंपिंग करता है। अच्छा भाई, हार्ट के साउंड क्या होते हैं, तो साउंड हार्ट के दो होते हैं। एक जो साउंड है ये है लब, क्या है, LU डबल बी। दूसरा जो साउंड है DU डबल बी, डब। अच्छा, लब डब साउंड कब होता है, बताइए, लब डब साउंड कब होगा, जब लब का साउंड, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जो लब का साउंड है ये कब होगा, जब ये अपना ट्राइकस्पीड, कौन सा, जो ट्राइकस्पीड है और बाइकस्पीड है, जब ये दोनों एक साथ क्लोज घूमते हैं, टक, ऐसे आवाज आएगी, तो वो साउंड है लब। ठीक, तो सर डब का साउंड कब प्रोड्यूस होगा, तो देखो डब का साउंड तब प्रोड्यूस होगा, जैसे कि हमने बोला ना हर जगह पे वाल्व लगा है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है। ठीक, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे जो अओर्टा में जो ब्लड जा रहा है ना, अओर्टा कौन सा है, ए है। ठीक, ये जो है यहाँ पर भी वाल्व लगा रहेगा। ठीक, यहाँ पर जो वाल्व लगा रहेगा इसको बोलते हैं अओर्टिक वाल्व। कौन सा वाल्व, AORTIC है, aortic वाल्व, मतलब aorta का वाल्व। तो जब ये दोनों बंद होंगे, मतलब जो पल्मोनरी वाल्व और aorta वाला अपना जो वाल्व है, जब ये दोनों बंद होंगे तो अपना डब का साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई, अब हम एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन आपको ही पता है, जो बिग एज आवर फिस्ट, मतलब हमारी बंद मुट्ठी से भी बड़ा होता है। बिकॉज ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए, तो जैसे हमने बोला यहाँ पे O2, इस वाले पूरे चेम्बर में O2 है, तो हमारी बॉडी में जो ऑर्टा के थ्रू जो ब्लड जाएगा, ये भी कैसा हो, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ही तो ब्लड जाएगा। ठीक, चलिए जी इसके आगे पढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या है, चलो मुन्ना इसके आगे देखो, तो ये लिखा है द हार्ट हैव डिफरेंट चेम्बर। तो चार चेम्बर बता दिए, प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये क्यों चार चेम्बर है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना सेप्टम,
सेप्टम का काम है डिवीजन करना। ये जो दीवार है इसी को बोलते हैं सेप्टम, मतलब ऑक्सीजन और CO2 वाले ब्लड मिल ना जाए इसीलिए हर जगह पे दीवार बना रखी है। ठीक। यहाँ पे लिखा है द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैव टू रीच द लंग। ये आपको सब समझा दिया। रिमूव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब आप देखिए, फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। बार बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक। तो देखिए एक बार हम और फिर आपको यहाँ पे मार्कर से समझाते हैं। देखिए जो सारा का सारा जो वेना केवा से ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम में आ गया। ठीक। लोअर वेना केवा मतलब जो इंफीरियर वेना केवा है इससे भी ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रिया यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। ठीक। ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, ये ओपन हो जाएगा, सारा का सारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। अब ये जो राइट वेंट्रिकल ऐसे पिचकेगा, तो जब पिचकेगा तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, तो लब की साउंड प्रोड्यूस होगी। और सारा ब्लड है ये जो क्या है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए ये जो टिश्यू से आ रहा है ना, तो टिश्यू से कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, यही वाला ब्लड है ना। तो इधर सारा राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड भरा है। फिर ये सारा का सारा पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा, फिर लंग्स से CO2 बाहर चला जाएगा और O2 वाला ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो जो ब्लड है कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू कैसा ब्लड आता है, O2। ये क्या है अपना लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया में सारा O2 वाला ब्लड आ जाएगा। फिर ये जो लेफ्ट आर्टरिया पिचकेगा तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पिचकेगा तो ये बाइक स्पीड वाल्व है बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जब बाइक स्पीड वाल्व और ट्राइक स्पीड वाल्व जब दोनों वाल्व एक साथ बंद होते थे कैसा साउंड आता था, लब। ठीक। और इसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल बंद होगा उसके बाद ये जो aorta है, ये जो aorta है ना, इसी के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड फिर पहुंच जाएगा। समझ में आएगा। और जो एक पल्मोनरी वाल्व है और aortic वाल्व है, जब ये दोनों वाल्व एक साथ बंद होंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, DU डबल बीटा। ठीक। इतना चीज आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, समझ में आया। यहाँ पे क्या लिखे, एनिमल डे डू नॉट एनर्जी फॉर द पर्पज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है प्रेशर द फोर्स, यहाँ पे देखिए लिखा भी है द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल, मतलब वो फोर्स जो हमारा ब्लड हमारी बॉडी के वेसल्स पे लगाता है इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक। ब्लड प्रेशर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लिखते हैं जो ब्लड प्रेशर में दो चीज होता है, एक तो होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ठीक। सिस्टोल क्या था, जो पिचुक रहा था ना वो सिस्टोल है, जब पिचुका तो रिलैक्स भी होगा ना, उस को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक। तो जो नॉर्मल बीपी है वो होती है 120, मतलब जो सिस्टोल की वैल्यू 120 ऑफ Hg मरकरी, और जो डायस्टोल है वो 80 ऑफ जी मरकरी। ठीक। इतना होता है और ब्लड प्रेशर ऐसे नापा जाता है, आप देखे होंगे इधर उधर कहीं पर भी। ठीक। इसके बाद देखिए ये जो ब्लड को ले जाने वाली ट्यूब है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। देखिए जो ब्लड वेसल आर्टरी, आर्टरी क्या कैरी करती है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन टू द बॉडी। आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी जैसे हमने पल्मोनरी आर्टरी अभी देखा ना, तो अगर सिंपली आर्टरी बोलता है तो O2 को कैरी करता है। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी किसको कैरी करता है, CO2 को, CO2 वाले ब्लड को कैरी करता है। ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है, आर्टरी जो होता है ये हमारी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा था, वही बात बोल रहा है। जो वेन होता है ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आता है, तो वो बात बोल रहा है। अभी आगे बोलेगा वो चीज है। तो देखिए सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडरगो हाई प्रेशर एंड आर्टरी के पास थिक और इलास्टिक वाल्व होते हैं। थिक और इलास्टिक वाल्व आर्टरी के पास क्यों होती है, क्योंकि आर्टरी में ये जो प्रेशर होती है बहुत तेज होती है, मोटी वाल्व होती है। ठीक है ना। और इलास्टिक वाल्व होती है ताकि जो प्रेशर वो झेल सके। वेन कलेक्ट द ब्लड, ये जो होता है थिक वाल्व बिकॉज ऑफ द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, वेन के अंदर में जो ब्लड है ये बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं बहता है। इंस्टेड दे हैव द वाल्व दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक। और रीचिंग ऑर्गन टिश्यू आर्टरी डिवाइडेड, जैसे ही ऑर्गन टिश्यू पे जो जाते हैं तो आर्टरी फाइन फाइन नेटवर्क में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्मॉलर वेसल, जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो कैपिलरी होती है वन सेल या फिर सिंगल सेल, ठीक है, जिसको कैपिलरी बोलते हैं। यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक। तो ये सारा चीज एनसीईआरटी में। इसके बाद देखिए मेंटेन बाय प्लेटलेट, प्लेटलेट का काम हमने आपको क्या बताया है,
तो प्लेटलेट का काम हमने क्या बताया भैया, प्लेटलेट का काम बताया है कि ये जो है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी ब्लड लीक होने लगा, इंजर्ड हो गए हम, कभी गिर गए, तो यहाँ पे प्लेटलेट क्या करेगा, इंजर्ड टिश्यू की रिपेयरिंग कर देगा और जो ब्लड को क्लॉट कर देगा, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर से ज्यादा खून ना बहे, ठीक। चलिए भैया, ये तो हम पढ़ लिए। इसके बाद देखिए पंपिंग सिस्टम, ये सारा कुछ हम कर लिया। ब्लड हैज प्लेटलेट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लग बन जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। इसके बाद लिम्फ के बारे में देखते हैं। लिम्फ को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। लिम्फ जो होता है अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ भी गैसेस को, आयन को, इन सब चीजों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड। द पोर प्रेजेंट द वॉल ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल स्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब जैसे दो सेल है ना, इसके बीच का जो स्पेस है, यहीं पे टिश्यू फ्लूइड होता है और यहीं पे कुछ मटेरियल वगैरह होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट कैरी करते हैं, ठीक। टिश्यू और लिम्फ, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस। ये प्लाज्मा की तरीके से होता है। प्लाज्मा जो होता है येलोइश कलर का होता है, बट लिम्फ जो होता है कैसा होता है, कलरलेस। ये चीज याद रखिएगा। एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लिम्फ के पास क्या होता है, लेस प्रोटीन, जबकि प्लाज्मा के पास ज्यादा प्रोटीन होता है, लिम्फ के पास कम प्रोटीन होता है। विच फॉर्म which join to form lymph vessel and finally open to the larger vein, ठीक है ना। lymph lymph carry digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid। मतलब जो lymph है ये डाइजेस्टेड फैट को भी लेकर के जाने में हेल्प कर रहा था, ठीक है ना। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस एग्जाम में आपके बोर्ड के पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड लिम्फ, तो आप लिख लेंगे, ठीक। होपफुली ये सब चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम आगे आने वाली सीरीज में कोशिश करेंगे कि जो अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का ये जो लेक्चर है इसको हम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यार हम यहीं खत्म करते हैं और आप बने रहिए हमारे डिसेंट स्टार के साथ। हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ पूरी इस सीरीज को आप एक-एक वीडियो लेक्चर मेरा देखते हैं, आपको हम एश्योर कर सकते हैं कि आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखिए, हमने 2 सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है। एक तो अपना खुद का बुक जो मैं कई सालों से लगातार लिख रहा हूँ, बहुत मेहनत से जिसको बनाया हमने, उस बुक के बारे में जो अपना डिसेंट बायो है, ठीक? आप एक वो वाली सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को उसको समझना है, साथ ही साथ आपको बेसिक से एडवांस लेवल की चीज़ें जाननी है और बोर्ड ही नहीं बल्कि आप किसी भी अदर एग्ज़ामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो वाली सीरीज़ एकदम से यार मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि फॉलो करनी चाहिए, ठीक? दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ ये जो हम देख रहे हैं, ये अपना मास्टर एनसीईआरटी क्लास जो है, ठीक है? एनसीईआरटी ऑपरेशन, इसमें हम एनसीईआरटी का एक-एक लाइन आप देख ही रहे हैं, कैसे हम उसका इन डेप्थ जाकर के समझ रहे हैं। तो ये भी सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, बोर्ड में अच्छा नंबर जिसको लाना है, उसके लिए मोर देन इनफ, ठीक? देखिए, अगर आप कहीं हो सकता है ऑफलाइन भी क्लासेस में होंगे, ऑनलाइन क्लासेस में होंगे, तो वहाँ से आप पढ़ ही रहे होंगे, होपफुली वहाँ पर सब जगह हर चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाई जा रही है। पर यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा होगा। हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हम हर एक लाइन एनसीईआरटी को काफ़ी डेप्थ में समझा सकें, ठीक है ना? हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई सा भी लाइन मिस ना हो पाए, कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। देखिए, एनसीईआरटी की खास बात क्या होती है, एनसीईआरटी एक लाइन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समेटे हुए रहता है। एनसीईआरटी कोई लाइन लिख दिया होता है और बोलता है कि समझो तो जाने। एनसीईआरटी एक पहेली की तरीके से है, ठीक? उस पहेली को सुलझाने के लिए हम आपका हद से हद तरीके से मेहनत कर सकते हैं। हर एक तरीके से हम संभव प्रकार वो हर एक प्रयास कर सकते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी समझ में आए। तो यही हमारा कोशिश है डिसेंट स्टार के इस चैनल पे, ठीक है? तो चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट और हम उम्मीद करते हैं कि आप बोर्ड में हमारे इस सीरीज को देख करके अच्छा नंबर यार लाएँगे। चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।